लैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेवनली फॉक्स एम्परर जो होता है ये कहता है कि तुम दोनों को ही बधाई हो जो तुम दोनों ने ही इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। और सभी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया हुआ क्योंकि ये दोनों ही अल्टीमेट चैंपियंस बने हैं। जबकि इस सब टांग सन जो होता है थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है कि जब हेवनली फॉक्स ग्रेट डीमन एम्परर ने विक्ट्री को अनाउंस किया था तो इसने मेरे नाम को मई गोंगजी के नाम से पहले लिया, तो क्या इसने उस समय पे कुछ महसूस किया था। और वैसे तो मैंने अपनी किसी और ब्लड लाइन पावर को इस्तेमाल नहीं किया और बस ब्लड ओथ का ही इस्तेमाल किया। जबकि इस तरह मई गोंगजी भी खुश होती है मनी मन और कहती है कि फाइनली हम इस बैटल को जीत गए हैं। लेकिन मैंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि अंत में हम कैसे जीते। और यहाँ तक कि वैसे मैं पीकॉक डीमन क्लैन की लिटिल प्रिंसेस हूँ, लेकिन मुझे हरदम ही एक्सक्लूड किया गया मेरे ह्यूमन ब्लड लाइन की वजह से। और जब मैंने काफी हार्ड वर्क करके फादर को दिखा दिया कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, उसके बाद ही उन्होंने मुझ पे स्ट्रिक होना बंद किया। और अब आखिरकार मैंने ये प्रूव ही कर दिया कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। और तभी फॉक्स एम्परर जो होता है कहता है कि चलो अब हम अवार्ड्स को प्रेजेंट करते हैं इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट्स के लिए। जिसके बाद हेवनली फॉक्स ग्रेट डीमन एम्परर जो होता है ये अवार्ड्स को प्रेजेंट करने लगता है जो भी टॉप 8 पार्टिसिपेंट थे सोलो और डबल टूर्नामेंट में। और वैसे तो इन लोगों को काफी बड़ी मात्रा में पर्पल जेम स्टोन और स्टोरेज रिंग्स तो मिली ही थी, लेकिन टांसन को तो सभी टोकन्स मिल गए होते हैं 9 ग्रेट डीमन एम्परर्स और 7 हेवनली स्पिरिट एम्परर्स के। और इसके साथ ही टोटल 16 एम्परर्स के मिले थे। जबकि डबल चैंपियन के तौर पे मई गोंगजी को दुगने एम्परर्स के टोकन मिले होते हैं। और हेवनली फॉक्स डीमन एम्परर जो होता है ये इससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीकॉक डीमन क्लैन जो है ये एक बार और वापस से राइज करेगा। और हाँ, हेवनली फॉक्स क्लैन जो है वो फॉर्च्यून को कंट्रोल करता है, जबकि पीकॉक क्लैन जो है ये हेवंस के सीक्रेट में झांकता है। और किसी समय पे हमारे दोनों ही क्लैन से फेरी कॉन्टिनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। और मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हुई हेवनली मैकेनिज्म फेदर को रिवाइव होता देख के। और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम पीकॉक डीमन क्लैन को लीड करके इसको वापस से अपनी ग्लोरी को हासिल करने में मदद करोगी। और हाँ, हम दोनों साथ मिलके डीमन और स्पिरिट क्लैंस को गाइड करने का जो रास्ता है उसे जारी रखेंगे। तो मई गोंगजी भी कहती है कि योर मेजेस्टी आपकी रिकॉग्निशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं इन टोकन्स के बदले में आपसे एक फेवर ले सकती हूँ। तो इस पर हेवनली फॉक्स एम्परर जो होता है कहता है कि नहीं, फॉर्च्यून के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, खासकर तुम जैसे किसी स्पेशल के साथ, इसलिए बस फॉर्च्यून को ही सब कुछ डिसाइड करने दो। और फिर ये टांगसन से कहते हैं कि ना जाने क्यों लेकिन मुझे कुछ तो काफी अजीब सा लगता है तुम्हारे बारे में। और डेस्टिनी के रूलर के तौर पे मुझे ये फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तब भी मई गोंगजी का जो फॉर्च्यून है वो तुमसे कुछ ज्यादा ही मिला हुआ है। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन एंसेस्ट्रल कोड को उसके फ्यूचर की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी डेस्टिनी को भी नहीं देखूंगा और न ही उसे बदलने की कोशिश करूंगा, इसलिए बाकी सब तुम पे ही है। जबकि इस तरफ टांगसन जो होता है थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि मेरे लिए यही बेहतर होगा कि इस पर्सन के आसपास मैं अपने मुंह को बंद ही रखूं। और हेवनली फॉक्स एम्परर जो होता है कहता है कि चलो फाइनल रिवार्ड्स का समय आ गया है, तुम में से हर एक टूल को चूज कर सकता है। और हाँ, डबल चैंपियंस के तौर पे मई गोंगजी और शूरा तुम दोनों ही पूरे 4 चूज कर सकते हो। और इस चीज को सुन के टांगसन और मई गोंगजी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि क्या 4, ये तो डिवाइन टूल्स है ना कि कोई गाजर मूली। जबकि बिग कैट जो होता है कहता है कि मेरी मदद करना एक किसी ढूंढने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि 10 डिवाइन टूल्स जो होते हैं यहाँ पे ला दिए जाते हैं और इनमें से हर एक को सील किया गया होता है एक केस में इनके ऑरा को सील करने के लिए। और सिर्फ इनके अपीयरेंस को ही बाहर से देखा जा सकता है। और क्योंकि मई गोंगजी शूरा की नॉलेज को काफी अच्छे से जानती थी, इसलिए इससे मदद मांगती है चूज करने में। तो टांगसन जो होता है ये भी बारी बारी करके सभी को चेक करके देखने लगता है, जिसके बाद ये चूज करना भी शुरू कर देता है। जिनमें से पहला तो प्रोफेसी बुक होता है जिसमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी होती है। और वैसे तो ये इनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी काम चलाऊ तो है ही। जबकि जो दूसरा होता है वो स्पाइक के जैसा ऑब्जेक्ट होता है, वो भी स्वॉर्ड इंटेंट के साथ है, जो कि क्लियरली एक डिवाइन वेपन है, वो भी रेड क्राउन क्रेन क्लैन से। जबकि जो तीसरी है वो होली फ्लेम स्वॉर्ड है, जो कि
कि वाकई में काफी ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल डिवाइन वेपन है। और सबसे आखिरी में एक काफी ज्यादा बड़ा पर्पल क्रिस्टल स्टोन है जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं है सिवाय एमेथिस्ट कॉइन को रिफाइन करने के अलावा। जबकि सब ये जो बंदा होता है ये भी हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि वो जो स्पाइक था उसे तो स्वॉर्ड सेंट ग्रेट डीमन एम्परर एंसेस्टर अपने पीछे हम लोगों के लिए छोड़ गए थे। और ये एक ऐसा वेपन है जिसे एक लॉन्ग वीक से फोर्ज किया गया है और मेरा ही प्लान था इसे लेने का, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों ने मुझे इसके लिए हराया है। और बिग कैट ने जिस डिवाइन टूल को चूज किया था वो प्रोटेक्टिव मिरर होता है और इसके साथ ही इसमें फिजिकल डिफेंस भी था और ये तो यहाँ तक कि माइंड को भी प्रोटेक्ट कर सकता है एक्सटर्नल और इनर डीमंस को माइंड में घुसने से। और हेवनली फॉक्स डीमन एम्परर जो होते हैं ये कहते हैं कि तो फिर ठीक है, अब जब तुम सभी ने ही अपनी अपनी चॉइस कर ली है तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये यहीं पे खत्म होती है। और इसके साथ ही इस साल का जो एंसेस्ट्रल कोर्ट एलाइट कंपटीशन है ये ऑफिशियली खत्म होता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये इन दोनों के पास आने लगता है और कहता है कि अगर तुम इसे लेने के बारे में सोच रहे हो तो उस रेड क्राउन स्वॉर्ड के बदले में मैं तुम्हें अपने 2 डिवाइन टूल्स देने के लिए तैयार हूँ। तो टांगसन जो होता है मना करते हुए कहता है कि नहीं, हमें ट्रेड नहीं करना है इसे, क्योंकि मैंने कंपटीशन से पहले स्वॉर्ड सेंट पैलेस पे चढ़ाई की थी और स्वॉर्ड सेंट ग्रेट डीमन एम्परर से मुझे गाइडेंस भी मिली है और इस चीज का मैं सच में काफी शुक्रगुजार हूँ। इसलिए हमने इस रेड क्राउन स्वॉर्ड को अपने लिए नहीं लिया है बल्कि स्वॉर्ड सेंट पैलेस को इसे लौटाने के लिए ही लिया है। इसलिए प्लीज तुम इस डिवाइन वेपन को मेजेस्टी को लौटा देना। और एक तरीके से ये पीकॉक डीमन क्लैन की तरफ से उपहार है स्वॉर्ड सेंट ग्रेट डीमन एम्परर को। और इसे लेके ये बंदा भी हैरान होता है और सोचता है कि ये तो यहाँ तक कि इसके बदले में 2 एक्सीलेंट डिवाइन टूल्स को भी नहीं लेना चाहता है बल्कि ये असल में ऐसे ही स्वॉर्ड सेंट पैलेस को इसे देना चाहता है। आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है? तो ये पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तो टांगसन भी जाते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं और तुम बस वही बात बोलना जो मैंने तुमसे कही है मेजेस्टी को। जिसके बाद ये दोनों ही जो होते हैं ये एंसेस्ट्रल कोर्ट ग्रैंड स्क्वायर के बाहर आ जाते हैं और पीकॉक ग्रेट डीमन एम्परर से मिलते हैं और ये कहते हैं कि अभी की अभी ही मेरे साथ आओ, कंपटीशन जो है खत्म हो गया है इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाने की जरूरत है, वो भी क्रिस्टल फ्यूनिक्स ग्रेट डीमन एम्परर के किसी भी चाल को चलने से पहले, इसलिए जल्दी करो यहाँ से चलना है। तो टांगसन भी कहता है कि सिटी लॉर्ड हमें हर हाल में यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन हमने जिन्हें अभी अभी डिवाइन टूल्स को ऑब्टेन किया है उनको इस्तेमाल कर लेते हैं और प्लीज मुझ पे विश्वास रखिए, मैं अपनी और लिटिल मई की जिंदगी को दांव पे नहीं लगाऊंगा। तो इसके लिए फादर भी मान जाते हैं और ये कहते हैं कि चलो ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे होटल लौट के चलते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही जो होते हैं ये होटल में लौट आते हैं और क्योंकि पीकॉक ग्रेट डीमन एम्परर इनको गार्ड कर रहा है तो ये दोनों ही कल्टीवेशन रूम में चले जाते हैं और होली फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं। और टांगसन कहता है कि ये जो होली फ्लेम स्वॉर्ड है ये सबसे ज्यादा सुटेबल डिवाइन वेपन है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के साथ इंटीग्रेट हो सकती है और तुम्हारा जो बॉन्ड है उस स्वॉर्ड के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगी। जिस स्वॉर्ड ने तुम्हारी मदद की थी मैंगते को हराने में, जिससे कि ये और भी तेजी से तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए फोकस करो और अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस स्वॉर्ड को गाइड करो और इस ब्लेड के ऊपर एक आंसू गिराओ। तो मई गोंगजी जो होती है भी कहती है कि क्या हो अगर मैं नहीं रो सकी तो। टांगसन भी कहते हैं कि बस यही सोचो कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और मैं काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हूँ और मरने ही वाला हूँ। तो मई गोंगजी भी कहती है कि ये बेकार की बकवास मत करो, मैं सच में इन जैसी चीजों पे नहीं रो सकती हूँ। तो टांगसन भी कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मई गोंगजी भी पूछती है कि कौन सी कैसी स्टोरी। तो टांगसन बताता है कि ये एक समय की बात है जब एक कपल था जो कि भाई बहनों की तरह ही एक साथ बड़ा हुआ और वो जो बच्चा था वो लड़की को हर समय हर पल प्रोटेक्ट करता था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के प्रति वो बदलती गई और अब ये भाई बहनों के बीच का जो प्यार था वो नहीं रहा बल्कि एक मैन एंड वुमेन के बीच में जो लव होता है उसमें बदल गया। और वो जो लड़की थी वो असल में 1 लाख ईयर ओल्ड रैबिट थी जिसने कल्टीवेट करके ह्यूमन फॉर्म लिया था और सच में पूरी तरीके से इंसान भी बन गई थी, लेकिन उसे एक ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। इसलिए जब इसकी पावर एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गई तो ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके लड़के के साथ रह सकती थी और इन दोनों ने ही वाकई में कई साल एक साथ गुजारे।
थे और हर दिन के साथ ही इनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के प्रति डीप होती ही गई। लेकिन इन्होंने जिन दुश्मनों का सामना किया वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन एक दिन इनको चारों तरफ से काफी पावरफुल दुश्मनों ने घेर लिया, तो लड़के ने अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया बस उस लड़की को बचाने के लिए। उस लड़की से भीख मांगा कि वो यहाँ से भाग के चली जाए, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक न मानी और अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर दिया और उस लड़के के शरीर का एक हिस्सा बन गई। और फिर क्या था, उसकी जो पावर थी वो उस लड़के की स्ट्रेंथ बन गई। और जब उसने अपने आखिरी लम्हों में इसकी तरफ देखा तो इसने सोचा कि इस लड़के ने तो सारी जिंदगी ही इसको प्रोटेक्ट किया, तो इसी वजह से भी ये भी तैयार थी उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सब कुछ दांव पे लगा के, क्योंकि ये इस लड़के से वाकई में काफी ज्यादा प्यार जो करती थी। और टांग सेन की इस कहानी को सुन के ये मई गोंगसी जो होती है काफी इमोशनल हो जाती है और इसकी आंखों से आंसू आने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।